दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था और एक होड़ सी लगी हुई थी यूरोपीय देशों के बीच में कि कौन भारत में पहुंचकर कितना ज़्यादा व्यापार कर सकता है। तो तीन चार कंपनियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। वो ब्रिटेन की कंपनी थी, उसके बाद नीदरलैंड की थी और पुर्तगाल की थी। तो इन तीन देशों की कंपनियों के बारे में हमने जाना। अब तीन और देशों की कंपनियां भारत में आती हैं। वो है डेनमार्क की, उसके बाद फ्रांस की कंपनी आती है और फिर स्वीडन की कंपनी भी आती है। अब इन कंपनियों में से डेनमार्क और स्वीडन की जो कंपनी होती है भारत में अपना व्यापार व्यवस्थित नहीं कर पाती है। उसका मुख्य कारण होता है कि ये कंपनियां यूरोप की अन्य देशों की कंपनियों के मुकाबले कंपटीशन में टिक नहीं पाती है, तो इन्हें अपना व्यापार समेट कर जाना पड़ता है। अब इनके बारे में जानने से पहले हम नक्शे पर इनकी स्थिति को हम देखते हैं। नक्शे के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो एक आप एटलस अपने साथ रखें और जो भी स्थान और देश आते हैं उनको जान उसको आप नक्शे पर देखिए कि वो उन देशों की स्थिति कहाँ है, और कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान आते हैं उनको भी आप जानने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स से संबंधित जो विषय होते हैं उसको समझने के लिए विश्व के मैप को समझना जरूरी है और कुछ मामलों में हिस्ट्री को जानना भी जरूरी होता है। तो मेरी सलाह या मशवरा यही होगी कि आप हमेशा पढ़ते समय एटलस का प्रयोग करें। तो आप पहले देखते हैं यूरोप में इन देशों की स्थिति क्या है। तो ये पुर्तगाल और स्पेन की स्थिति है, उसके बाद इंग्लैंड की स्थिति यहाँ पे होती है और नीदरलैंड और बेल्जियम इनकी स्थिति ये है। इतना हम लोगों ने जाना था। अब जो तीन अन्य कंपनियां आती हैं उसमें से फ्रांस है, तो फ्रांस की स्थिति यहाँ पे है और डेनमार्क की स्थिति यहाँ है और स्वीडन यहाँ पर स्थित है। इन देशों के अतिरिक्त आपको जो अन्य देशों के बारे में जानना चाहिए यूरोप के, वो हैं इटली और यहाँ पे ऑस्ट्रिया की स्थिति है। ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ पे तुर्की या टर्की की स्थिति है और इसके अलावा आपको ग्रीस के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि ग्रीस या यूनान का हिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, डेनमार्क की कोपेनहेगन और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पड़ती है। तो अब हम जानते हैं कि भारत में ये कंपनियां आती हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पे अपना काम करती हैं। तो डेनिश और स्वीडिश कंपनियां तो कंपटीशन में टिक नहीं पाती है, इनका व्यापार भी भारत में चल नहीं पाता है। तो इनके बारे में जानने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, तो वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले डेनिश कंपनी आती है। डेनिश या डेन कहते हैं डेनमार्क के निवासियों को। डेनमार्क के निवासियों को डेनिश या डेन कहा जाता है। तो सबसे पहले 1616 ईस्वी में एक डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है और उसके गवर्नर होते हैं डी हस्तमान। इसके अतिरिक्त भारत में जो इनकी गतिविधि होती है, सिर्फ दो फैक्ट्रियां बनाते हैं। पहली फैक्ट्री बनाते हैं तमिलनाडु के त्रावणकोर में और ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि मद्रास के साउथ इसकी स्थिति है। दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर में लगाई जाती है। तो ये इनके प्रमुख काम होते हैं डेनिश कंपनी की। इसके बाद ये कंपनी वापस चली जाती है अपना कारोबार समेट के। अब स्वीडन की कंपनी है, उसके लिए एक 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, परंतु यह कंपनी भी भारत में कारोबार नहीं कर पाती है। इनका मुख्य रूप से कारोबार चीन के साथ में होता है और 1745 ईस्वी में ये कंपनी अंग्रेजों के हाथ में बेच दी जाती है और सारे असेट उन्हीं को बेच देते हैं। इसके जो गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है यूसेलिक्स और इस कंपनी का मुख्यालय गोटेनबर्ग स्वीडन में होता है। तो इनसे इन दो कंपनियों से संबंधित इतनी ही जानकारी काफ़ी है। अब हम आते हैं फ्रांस की कंपनी। तो दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में
फ्रांस और इंग्लैंड, ये दो देश काफ़ी शक्तिशाली होकर उभरते हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा दो मामलों को लेकर होती है। पहला तो व्यापार होता है और दूसरा होता है उपनिवेश बनाने का होड़ लगता है इन दो देशों के बीच में। तो इनके जो उपनिवेश होते हैं अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस के, वो अधिकतर अफ्रीका और एशिया के देश होते हैं। अफ्रीका और एशिया के देश होते हैं। साथ में अमेरिका, अमेरिका कहें तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दो देशों में भी उपनिवेश बनाने की ये कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर इन दो देशों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं। वो लड़ाइयाँ मुख्य रूप में यूरोप में लड़ी जाती हैं। अब उसी लड़ाई को लेकर भारत में भी उसका प्रभाव होता है और भारत में भी उसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों देशों की कंपनियां यहाँ भी आपस में लड़ती हैं। भारत में ये देखा जाता है कि जहाँ कहीं भी अगर फ्रांसीसी कुछ कर रहे हैं तो उसके विरोध में अंग्रेज आते हैं, या अंग्रेज कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा फ्रांसीसी उनके विरोध में आते हैं। तो इसलिए फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। अब भारत में इनका किस तरीके से शुरुआत होती है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में के बारे में जानना होगा। तो फ्रांस में उस समय में, उस पीरियड में अर्थात 17वीं शताब्दी में राजतंत्रात्मक शासन होता है और राजा का शासन होता है। तो 1664 ईस्वी का समय होता है। उस समय वहाँ के राजा होते हैं लुई 14वें, और लुई 14वें के एक मंत्री होते हैं कार्लवट। तो कार्लवट ने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी का निर्माण किया। उस कंपनी का नाम होता है द एंड ओरिएंटल। एक कंपनी बनाई जाती है और इस कंपनी का उद्देश्य होता है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना। तो पूर्व के देशों से व्यापार करना, जब पूर्व के देश यूरोप के संदर्भ में कहा जाता है तो उनका मतलब होता है कि वो जिस समुद्री रास्ते को फॉलो करते हुए आते हैं, तो उस समुद्री रास्ते से पूर्व के स्थित सारे देश को वो पूर्व का देश कहते हैं। तो इन देशों के साथ व्यापार करना और उनको उपनिवेश बनाना, ये सब जो है गतिविधियां होती है। तो 1664 में कंपनी बनती है और एक दल भेजा जाता है 1664-65 में पूर्व के देशों के लिए। तो वो पहला दल निकलता है और वो पहुंचता है अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप पर, और इस द्वीप को वो अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु इसमें वो असफल हो जाते हैं। तो फ्रांसीसियों का पहला अभियान असफल होता है। उसके बाद दूसरा दल आता है और उसके प्रमुख बनाए जाते हैं फ्रैंक कैरो। तो ये जो दूसरा दल है 1667 ईस्वी में भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचने के बाद यहाँ पे दो जगह पे फैक्ट्रियां लगाई जाती है। पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई जाती है 1668 में, और दूसरी फैक्ट्री लगाई जाती है 1669 में, ये मसूलीपट्टनम में लगाया जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, अर्थात फ्रेंच लोग आए यहाँ पे और अपनी दो कोठियाँ स्थापित की या दो फैक्ट्रियाँ लगाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंच लोग जब आते हैं तो उनकी नीति आक्रामक होती है, अर्थात जिस तरीके से, जैसे अंग्रेजों के बारे में हमने देखा कि वो जब आते हैं भारत में तो एक बहुत बड़े या बहुत लंबी प्लानिंग लेकर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आते हैं। पहले वो इंडोनेशिया में आते हैं, फिर हरमुज पर कब्जा करते हैं और दूर से ही भारत को समझने की कोशिश करते हैं, और भारत को जब पूरी तरीके से समझ लेते हैं तब भारत में वो एंट्री मारते हैं। भारत में एंट्री मारने के बाद भी उनकी जो नीति होती है वो आक्रामक नहीं होती है। वो यहाँ के मुगल बादशाह के साथ मिलकर अपने व्यवसाय और कारोबार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। परंतु यहाँ पे जो फ्रांसीसियों की नीति होती है वो आक्रामक होती है।
उनको ऐसा लगता है कि वो पूरे भारत पे कब्जा जमा लेंगे और सारी यूरोपीय कंपनियों को यहाँ से भगा देंगे, और यही उनके पतन का बाद में कारण भी बनता है। तो क्या होता है कि मसूलीपट्टनम में जो उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी, तो वो गोलकुंडा के राजा के द्वारा अधिकार उसके लिए दिया गया था, क्योंकि मसूलीपट्टनम गोलकुंडा के अंतर्गत आता है। अब फ्रेंच लोग क्या करते हैं कि उनके नेवी के एडमिरल होते हैं, उनका नाम होता है दाले ही। उनका नाम होता है दी लाहे। अब ये क्या करते हैं कि मद्रास के नज़दीक एक जगह होती है कि संधामे। तो संधामे डचों के नियंत्रण में होता है, वहाँ पे डचों की गतिविधियाँ चल रही होती है, अर्थात उनकी फैक्ट्री वहाँ पे होती है। तो फ्रांसीसी लोग संथामे पर आक्रमण करके उसको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। 1672 की ये घटना होती है। अब इसका नतीजा ये होता है कि गोलकुंडा के राजा फ्रांसीसियों से बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं कि उनको व्यापार करने के लिए मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दी गई, सहूलियतें दी गई, तो इस प्रकार के आक्रामक कार्रवाई की जरूरत आखिर क्या थी। अब इस चीज का फायदा अंग्रेज और डच लोग उठाते हैं। डचों पर तो आक्रमण हुआ था। अब एक साल बाद ही एक सेना बनाई जाती है, और उस सेना में डचों की सेना होती है, गोलकुंडा की सेना होती है, और साथ में अंग्रेजों की सेना भी उनसे मिल जाती है, और वो आक्रमण कर देते हैं फ्रांसीसियों के ऊपर। अब फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा दिया जाता है और वो हार जाते हैं। अंततः संथामे जो है सो डचों को वापस करना पड़ता है। तो ये घटना होती है। अब इसका नतीजा ये होता है कि फ्रांस की जो कंपनी थी उसके नीति में बदलाव करने की बात की जाने लगती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बदल दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेंज किया जाता है। अब उसी के जो हेड होते हैं, जो डायरेक्टर कहलाते हैं, तो नए डायरेक्टर बनाए जाते हैं, और वो डायरेक्टर होते हैं फ्रैंक मार्टिन। अब फ्रैंक मार्टिन के साथ एक और भी व्यक्ति होते हैं, वेलांग द लिस्पने। तो वेलांग द लिस्पने जो होते हैं वो दी लाहे के साथ आते हैं और एक छोटे स्तर के अधिकारी होते हैं उस कंपनी में, परंतु इनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं? तो 1674 में बल्लीकोंडापुरम के सूबेदार होते हैं शेर खान लोदी। उनसे बेलांग द लिस्पने मिलते हैं और फ्रांसीसियों के लिए एक जगह की मांग करते हैं कि हमें एक जगह दीजिए जहां पर कि हम अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि फ्रांसीसियों की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई थी। उन्हें उनके आक्रामक नीति की वजह से उन्हें कोई यहाँ पे बेस देने को तैयार नहीं हो रहा था, और आगे 2 फैक्ट्रियां तो लगा ली थी, लेकिन आगे के लिए उन्हें बेस नहीं मिल रहा था। तो शेर खान लोदी जो हैं वो एक छोटा सा गांव उन्हें देते हैं, और उसी गांव को विकसित किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी उसी जगह पे विकसित होती है और बाद में ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पांडिचेरी भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी बन जाता है। वो 1706 में वहाँ की जनसंख्या 40,000 से ज़्यादा होती है, और फ्रांसीसियों का हेड क्वार्टर भी पांडिचेरी में बनाया जाता है। यहाँ की जनसंख्या एक समय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई जैसे शहरों से भी ज़्यादा होती है। तो ये पांडिचेरी की स्थिति होती है। अब 1674 में ही एक और चीज होती है फ्रांसीसियों के पक्ष में। वो क्या होता है कि बंगाल के नवाब होते हैं शाहिस्ता खान, वो फ्रांसीसियों को बंगाल में व्यापार करने के लिए आमंत्रण देते हैं। फ्रांसीसी लोग जाते हैं और साथ में कुछ जमीन की भी डिमांड करते हैं, अर्थात फैक्ट्री बनाने या कोठी बनाने के लिए जमीन की मांग करते हैं। तो वो जमीन उनको दे दिया जाता है, परंतु उस जमीन पे उन्होंने कोठी तुरंत से नहीं बनाई।
74 की बात है, तो 74 में इन्हें जमीन तो दिया जाता है, परंतु उस पे कोठी जो निर्माण किया गया वो 1690 से 92 के बीच में किया गया, और इसी कोठी का नाम दिया गया जो चंद्रनगर के किले के नाम से या कोठी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक जो है सो 3 बेस इनके बने हुए हैं, सूरत में, मसूलीपट्टनम में और चंद्रनगर में। अब आगे क्या होता है कि इसी बीच में 1692 में 1693 में एक घटना होती है, इनका डचों के साथ विवाद उत्पन्न होता है, और उसका नतीजा होता है कि डचों के साथ फ्रांसीसियों की फिर से लड़ाई होती है, युद्ध होता है। उस युद्ध में अंग्रेज डचों का साथ देते हैं, और नतीजा ये होता है कि फ्रांसीसी फिर से हार जाते हैं और पांडिचेरी को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, अर्थात डच लोग पांडिचेरी को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। 4 साल के बाद एक संधि होती है, समझौता होता है डचों और फ्रांसीसियों के बीच में, और उस संधि को नाम दिया जाता है रीजविक का संधि। तो ये 1697 में रीजविक की संधि की जाती है, और उस संधि के अनुसार पांडिचेरी को रिटर्न कर दिया जाता है, फ्रांसीसियों को वापस दे दिया जाता है। तो ये स्थिति है मोटा मोटी 1700 ईस्वी तक फ्रांसीसियों की भारत में ये स्थिति बनती है। तो मेन जो फ्रांसीसियों का भारत में शिखर समय, अच्छा समय जो होता है वो होता है 1720 से 1742 के बीच में। इस पीरियड में ये भारत में भी और भारत के बाहर भी अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। जैसे 1721 में अफ्रीकी महाद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, तो 1721 में मॉरिशस पर ये अधिकार कर लेते हैं, उसे अपना उपनिवेश बनाते हैं। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर एक जगह है माहे, यहाँ पर 1725 में अपना बेस बनाते हैं, और पश्चिमी तट पे पांडिचेरी से थोड़ा और साउथ एक जगह है कराईकल, तो कराईकल पर इनका नियंत्रण हो जाता है 1739 में। तो इतने सारे बेस बन जाते हैं, और ये जो उपनिवेश होते हैं माहे, पांडिचेरी, कराईकल, ये पूरी तरीके से फ्रांसीसियों के नियंत्रण में रहते हैं, और यह लंबे समय तक रहता है। अर्थात भारत को जब ये ट्रांसफर किया जाता है उपनिवेश, तो भारत के स्वतंत्रता के बाद की 1947 के बाद ही ये रिटर्न किया जाता है भारत को। तो ये है माहे, कराईकल और पांडिचेरी की। तो इसको इतना जान लेने के बाद, क्योंकि इन जगहों के बारे में और भी आगे आप देखेंगे, तो इस पीरियड में जो मुख्य रूप से फ्रांसीसियों का जो शिखर पीरियड जो होता है, एक अच्छा समय होता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रांसीसियों के एक गवर्नर होते हैं डुप्ले। तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी भारत में काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं, अर्थात उनका व्यापार भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और डुप्ले की जो कुछ नीति होती है, उन्हीं नीतियों को बाद में अंग्रेज लोग अपनाते हैं, और उस नीति को अपनाकर अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रांसीसियों का आगमन का इतिहास था। अब दोस्तों हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि फ्रांसीसी और अन्य जो कंपनियां थी, डच कंपनियां, पुर्तगीज कंपनियां या ब्रिटिश कंपनी, तो इनके बीच में भी एक वर्चस्व की लड़ाई होती है, और मुख्य रूप से फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में होती है। और सारी कंपनियों में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसमें ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है, और भारत में करीब 200 वर्षों तक शासन भी करती है, व्यापार भी करती है। अब इनके यूरोपीय कंपनियां जो आए, व्यापारी आए, और जो कंपनियां स्थापित हुई, उसके क्रम को जानना जरूरी है। तो जिस प्रकार से हमने वीडियो का क्रम रखा है, वही इनके आने का भी क्रम होता है। तो जो व्यापारी आते हैं, सबसे पहले पुर्तगीज लोग आते हैं, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं। जो कंपनियां आती हैं उनका भी क्रम यही है
बीच वाला जो ये है डच और अंग्रेज, ये क्रम सिर्फ बदल जाता है। अंग्रेजों की कंपनी पहले बनती है और डचों की कंपनी की स्थापना बाद में होती है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।